हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे आपको पता है कि जो डीएनए है वो हमारे सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे सेल के अंदर जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है, साथ के साथ नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड भी करता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है, यानी बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में अटैच होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डीएनए बोलते हैं। तो जनरली क्या है, कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो कोई भी सेल डिवीजन से पहले क्या करता है, अपने अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट डीएनए है डीएनए को रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का सिंपल मतलब होता है कि डीएनए के नंबर्स को इंक्रीज करना, या एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन करना, या डीएनए के कॉपी नंबर्स को इंक्रीज करना। कॉपी नंबर का मतलब कि अपने जैसे डीएनए बनाने का जो प्रोसेस होता है, यानी डीएनए का डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज का ये जो टॉपिक है हम उसमें टोटली डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो डायरेक्टली हम जंप करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा पैरामेडिकल के बारे में ही डील करने वाले हैं। तो आज डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हम ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। लेकिन एक चीज और आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अगर इसको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहां से आपको ये पीडीएफ डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, सो दैट कि आपको ये नोट्स डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे, अलग से आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो समझते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए क्या है, अपने जैसे कॉपी को अपना कॉपी फॉर्म करता है। ठीक है। पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं पहले। तो डीएनए क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए का डीएनए बनाने का प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। उसको थोड़ा साइंटिफिकली क्या बोल सकते हैं, डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। वो अपनी कॉपी खुद बनाता है, यानी एक डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन, यानी डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, अगर डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। या डीएनए अपने जैसे कॉपी का फॉर्मेशन करता है, अपना कॉपी करता है, अपनी कॉपी बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का क्या मतलब होता है, सपोज करो कि ये हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है। ये ऑलरेडी साइड में मैंने बना भी रखा है यहाँ पे। ये सपोज करो ये डीएनए स्ट्रैंड है, और इस डीएनए स्ट्रैंड के अंदर क्या है आपके इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि आपस में अटैच है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इसके अंदर ये जो स्ट्रैंड होते हैं इनको पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रैंड जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। टेम्पलेट इज व्हाट, टेम्पलेट इज अ स्ट्रैंड विच पार्टिसिपेट्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो जनरली डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करते हैं रेप्लिकेशन में। ठीक है। तो जब रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो आपका पेरेंटल होता है, यानी एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड आपका न्यू फॉर्म होता है। यानी एक स्ट्रैंड आपका पेरेंटल है और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन। तो ये जो न्यू स्ट्रैंड, ये तो बना न्यू स्ट्रैंड, और ये क्या बना, पेरेंटल स्ट्रैंड। ये ऑलरेडी पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में न्यू डीएनए में एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड हमेशा न्यू बनता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी आधा कंजर्व रहता है, आधा फिक्स रहता है। आधा फिक्स क्यों रहता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंट का आने वाला है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो ऑलरेडी हमने डीएनए वाले में चैप्टर में पढ़ लिया था। जनरली डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर, इसके बारे में वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था हमें, लेकिन इसका इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं दिया था। ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट आया जिनका नाम था मेसेल्सन एंड स्टॉल। उन्होंने ई कोलाई और टेलर ने विक्सिया फावा इस पे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो डीएनए है सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, तो आपको याद रखना है मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था और टेलर ने विक्सिया फावा में प्रूव किया था। उसके बाद पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस टेक्निक का यूज किया था,
तो टेलर ने रेडियो ट्रेसर टेक्निक का यूज किया था, जिसके अंदर उन्होंने टाइट्रेटेड थायमिडीन यूज किया था। टाइट्रेटेड थायमिडीन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ऑलरेडी हाइड्रोजन का जो थर्ड आइसोटॉप है 1s3, इसका यूज किया था इन्होंने, ठीक है। अब वही मेसेल्सन एंड स्टाल ने हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन यूज किया था, ठीक है। हैवी आइसोटॉप का मतलब रेडियो एक्टिव मतलब नाइट्रोजन यूज किया था, N15 यूज किया था इन्होंने। तो आपको ये याद रखना है, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने हैवी आइसोटॉप यूज किया था और टेलर ने मतलब रेडियो टेस्टर टेक्निक का यूज किया था। तो ये तो फैक्चुअल चीजें थी। अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, तो इसको समझते हैं दूसरे स्लाइड में। तो जनरली अब हमें बात करना है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसमें जो पहला स्टेप आता है वो आता है अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। तो अनजिपिंग और अनवाइंडिंग का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा कोई भी एक टिपिकल डीएनए है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, फिर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सपोज कीजिए एक मैं बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये एक हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि डीएनए के अंदर एटीजीसी का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, एटीजीसी। तो जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ अटैच होता है, ग्वानोसिन साइटोसिन के साथ अटैच होता है, और एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ग्वानोसिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। तो जो सबसे पहले जो प्रोटीन या एंजाइम आता है वो डीएनए के अंदर एक ऐसा रीजन ढूंढता है जो कि एटी रिच हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो भी प्रोटीन या एंजाइम है वो सबसे पहले एटी रिच रीजन को ढूंढता है। एटी रिच रीजन को क्यों ढूंढता है, क्योंकि डीएनए को तोड़ पाना वहां से बहुत आसान होता है, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है ना कि आप कभी भी किसी को अटैक तब करते हो जो वीक पॉइंट पे हो। ऐसा नहीं स्ट्रांग पॉइंट पे कभी किसी का अटैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्ट्रांग पॉइंट पर अटैक करना मतलब कि खुद से ही मौत के मुंह में जाने के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी जो एंजाइम्स होते हैं सेम काम वो भी परफॉर्म करते हैं। वो डीएनए के अंदर पहले एक ऐसे रीजन को ढूंढते हैं जो कि एटी रिच हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि डीएनए को यहाँ पे ये पॉइंट, एंजाइम को ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट या हम बोले ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था ये क्या है, एटी रिच है, ठीक है। ये क्या है, एटी रिच है। इस तरीके से एटी रिच है। तो एटी रिच में क्या होता है, बीच में आपको पता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको तोड़ पाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक आता है एंजाइम डीएनए, डीएनए इस तरीके से आपको याद रखना है। ये डीएनए एंजाइम होता है, ये क्या करता है, इसको हुक करता है। हुक करके मतलब कि जैसे सपोज करो एक रस्सी है, रस्सी को मुझे ऐसा खोलना है तो इस तरीके से मैं स्ट्रेच करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्टली तो ऐसे तोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले डीएनए प्रोटीन आके ये इसको क्या करेगा, इस तरीके से अनहुक करने की कोशिश करेगा। दो इस तरीके से ये डीएनए प्रोटीन्स आते हैं, ये इसको अलग अलग कर देंगे। तो जैसे 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 ही इसको अलग कर देंगे, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ए ई ए मैंने ये बना लिया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, उसके बाद ये ए। तो अब ये क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए। तो ये इस तरीके से एक स्वलन स्ट्रक्चर आ गया है। इस स्वलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। तो क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेप्लिकेशन बबल है इसके अंदर जो, क्योंकि रेप्लिकेशन बबल क्या है, एटी रिच है, तो जनरली साइंटिस्टों ने इसको बहुत अच्छा नाम दिया है। यानी इसी पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन अब हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या है, जो भी एंजाइम या प्रोटीन आएंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमने क्या नाम दिया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसको और दूसरे नाम से कंसेंसस पॉइंट भी बोलते हैं। इसको कंसेंसस पॉइंट भी बोलेंगे, बट अभी आपको इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई बोलते हैं। जनरली जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो बैक्टीरियल डीएनए में जनरली आपको एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं यूकैरियोट और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो उनका डीएनए बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो उसके अंदर जनरली एक से ज्यादा मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं। तो हर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट पे क्या होगा, ये जो डीएनए प्रोटीन है जाके इसको अनहुक करे, हुक करके इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेच करेंगे ये बॉन्ड टूट जाता है। अब जब बॉन्ड टूट जाएगा तो अब दिक्कत ये है
कि जैसे ही ये जो प्रोटीन है आपका ये हटेगा तो ये दोबारा से बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारा दूसरा चैलेंज ये होता है कि ये जो, क्योंकि इसमें डीनेचुरेशन की पावर होती है, डीनेचुरेशन के बाद रीनेचुरेशन भी कर सकता है ये, तो ये दोबारा से रीनेचुरेट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन लगाते हैं। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एस एस बी प्रोटीन। एक क्या प्रोटीन होता है, एस एस बी प्रोटीन। एस एस बी का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये इसको रीनेचर्ड होने से बचाता है, यानी ये दोबारा से आपस में बॉन्ड ना बना ले, ये इस चीज को इंश्योर करता है कि दोबारा बॉन्ड ना बना पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले डीएनए बनाता है, वो उसको रेप्लिकेशन बबल बनाएगा। रेप्लिकेशन बबल के बाद यहाँ पर क्या है, आपका एसएसबी प्रोटीन आता है। एसएसबी प्रोटीन इसको अच्छे से बिल्कुल ढक देता है, कवर कर देता है, सो दैट कि रीनेचर्ड ना हो जाए, यानी दोबारा से बॉन्ड ना बना ले, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ के तो बॉन्ड टूट गए, लेकिन अब आगे के बॉन्ड तोड़ने हैं। तो आगे आगे के बॉन्ड तोड़ने के लिए एक दूसरा यहाँ पे एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या करता है, या हाइड्रोजन ब्रेक करने की कोशिश करता है, या हाइड्रोजन तोड़ देता है। जितने भी यहाँ पे एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना स्टार्ट करता है। तो हेलिकेज एंजाइम क्या है कि जो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे सपोज करो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या होगा कि हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। ये दोनों डायरेक्शन में होता है, इधर और इधर, दोनों साइड से। तो जैसे जैसे ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, अनजिप होना स्टार्ट होगा, खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे जैसे खुलना स्टार्ट होगा डीएनए, अब मतलब क्या है, वो खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि सडनली अगर ऐसे आप एकदम ऐसे खोलोगे तो क्या होगा, ये जो आगे से है ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर कॉइलिंग हो जाती है। ऐसे यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेच होके ऐसे कॉइलिंग हो जाती है। इस कॉइलिंग को रोकने के लिए एक दूसरा एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है, ये जो सुपर कॉइल्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं सुपर कॉइल्स। इन सुपर कॉइल्स को बनने से रोकता है, और इसको क्या करता है कि इसके अंदर एक स्ट्रैंड में कट लगा देता है। जैसे ही एक स्ट्रैंड में कट लगा देगा, सपोज करो दो इस तरीके से ट्विस्टेड है, एक एंड को कट करवा देंगे तो एकदम जो उसके अंदर जो स्ट्रेच था वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइकिंग। इसको क्या बोलते हैं, नाइकिंग। या नाइकिंग का क्या मतलब होता है, एक स्ट्रैंड के डीएनए के एक स्ट्रैंड में, सपोज करें सुपर कॉइल बना, तो इसमें से ये क्या करता है, टोपोआइसोमरेज एक स्ट्रैंड को काट देता है, फिर बाद में उसको जोड़ भी देता है। तो एक स्ट्रैंड को काटने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं नाइकिंग। अब जैसे नाइकिंग हो जाएगा तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा डीएनए ओपन हो जाएगा। तो डीएनए के ओपन होने के प्रोसेस को हम अनजिपिंग या अनवाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, पहला तो है हमारा डीएनए ए, जो कि हुक करेगा कौन से, एटी रिच रीजन में। आपको पहले याद रखना है एटी रिच रीजन में। और एटी रिच रीजन को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया में जनरली एक होता है, बट यूकैरियोट्स डीएनए स्पेसिफिकली ह्यूमन में एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है। फिर आते हैं एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि इसके जो रीनेचुरेशन है उस प्रोसेस को ये रोक देता है, ठीक है। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम आता है। हेलिकेज का काम क्या होता है, हेलिकेज आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ब्रेक करता है। और जब हाइड्रोजन को कंटिन्यूअसली ब्रेक करेगा तो सुपर कॉइल्स बनेंगे। सुपर कॉइल्स को रोकने के लिए एक एंजाइम आता है टोपोआइसोमरेज। तो जो टोपोआइसोमरेज है बेसिकली ग्रुप ऑफ एंजाइम है, जिसके अंदर एक एंजाइम आता है जिसको बोला जाता है डीएनए गायरेज। इसको बोलते हैं हम डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज जनरली क्या करेगा, किसी एक एंड को काट देता है, किसी एक स्ट्रैंड को काट देता है, और किसी एक स्ट्रैंड को काटने के प्रोसेस को बोलते हैं नाइकिंग, जिससे कि पूरा का पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और ये डीएनए एकदम ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिखा है, एक बार स्लाइड से पढ़ लेते हैं। तो क्या है, द सेपरेशन ऑफ टू चेन ऑफ डीएनए, यानी दो जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ टू चेन, यानी दो चेन के सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, अनजिपिंग बोलते हैं, ठीक है। अनजिपिंग होता है, और ये क्यों होता है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पे अनजिपिंग होता है, ठीक है। जिस जगह से अनजिपिंग स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टोपोआइसोमरेज एंजाइम इंड्यूस ए कट in one strand of DNA to relax the two strand of DNA।
यानी क्या होगा, जैसे स्ट्रेच या जैसे कटना स्टार्ट करेगा, हेलिकेज इसको काटना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सुपर कॉइल्स का फॉर्मेशन होता है और वो एक स्ट्रैंड को काट देता है, टोपोआइसोमरेज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइकिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि अनजिपिंग, यानी जो अनजिपिंग है, डीएनए के अनवाइंडिंग है, वो अल्कलाइन मीडियम में होते हैं, यानी अल्कलाइन मीडियम में ये दोनों ब्रेक होंगे। और हेलिकेज इंपॉर्टेंट है, हेलिकल एंजाइम इसको अनवाइंड या फिर सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, जिसमें मैग्नीशियम आयन एज अ को फैक्टर की तरह बिहेव करता है। ये ध्यान रखना है, हेलिकेज के अंदर जो मैग्नीशियम आयन है वो एज अ को फैक्टर बिहेव करता है। ये दोबारा से आपस में अटैच ना हो जाए, रीअटैच ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एसएसबी प्रोटीन्स लगे होते हैं। ये एसएसबी प्रोटीन्स क्या करते हैं, दोबारा से रिकॉइलिंग या सिंपल रीनेचुरेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं, जब अनवाइंडिंग हो गई, अनवाइंडिंग होने के बाद क्या है, न्यू चेन का फॉर्मेशन होना होता है। अब न्यू चेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके लिए समझ लेते हैं। सपोज करो कि डीएनए अनवाइंड हो गया, तरीके से यहां से इतना वाला पार्ट डीएनए अनवाइंड हो गया। अब जब डीएनए अनबाइंड हो जाता है, तो अब न्यू यहाँ पे क्या है, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना है। अब न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन अपने आप नहीं हो सकता, इसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, नए चेन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, यानी न्यू चेन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन डीएनए की जो पॉलीमरेज की एक दिक्कत है कि जो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे काम करता है, यानी वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करेगा, पहली कंडीशन इसकी। यानी डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मैं न्यू चेन तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक कि मुझे एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ना मिले। तो हम मुझे इस काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड। उसके बाद जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड आए, लेकिन मुझे कुछ दूरी के लिए एक डबल स्ट्रैंड भी चाहिए, और साथ के साथ थोड़ा डबल स्ट्रैंड भी चाहिए। दो चीजें कंडीशन है इसकी, इसके काम करने के लिए। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, किसकी मदद से, हेलिकेज की मदद से। लेकिन क्या है, लेकिन अभी भी कह रहा है कि मैं तब काम करूंगा जब मुझे कुछ दूर तक एक डबल स्ट्रैंड मिलेगा। तो कुछ दूर तक डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमेज। ये जो आरएनए प्राइमेज है, ये क्या करता है, एक प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, जिसको आप नाम देते हो आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर शुरुआत में आके अटैच हो जाता है। अब जैसे ही अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से, ये मान लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से जो न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जैसे हो गया डीसीटीपी हो गया, डीएटीपी हो गया, डीजीटीपी हो गया, या डीईटीपी हो जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। इन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोप्लाज्म से पकड़ के लेके आता है और यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच करना स्टार्ट कर दे। जैसे न्यूक्लियोटाइड अटैच होना स्टार्ट होंगे, एक नए चेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज ये जो हेलिक्स है, उसको 3' से 5' पे रीड करता है। यानी अगर रीडिंग की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज रीडिंग 3' to 5' करता है। लेकिन जो आरएनए का जो नेक्स्ट स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन हमेशा 5' to 3' तक होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड तो क्या होगा, इस तरीके से कंटिन्यूअस बनने स्टार्ट हो जाती है, एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस बनना स्टार्ट होता है। तो जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म में से न्यूक्लियोटाइड ले रहा होता है, तो ये इस समय सारे के सारे ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर ये जब अटैच होता है तो ट्राइफॉस्फेट पे ना होके ये मोनोफॉस्फेट में अटैच होते हैं, जिसके लिए क्या करता है, इसके अंदर से 2 एटीपी ये रिलीज कर देते हैं, या दो फॉस्फेट को ये, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट होते हैं सारे के सारे, तो ये जब यहाँ पे बाइंड होंगे तो 2 फॉस्फेट को रिलीज कर देते हैं। तो ये जो 2 फॉस्फेट रिलीज करते हैं, तो इससे जो एनर्जी निकलती है, यही एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं अपने फॉर्मेशन में।
जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है बहुत एनर्जी एफिशिएंट, मतलब एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जितनी भी एनर्जी होती है वो डीएनए खुद से ही अपना मैनेज कर लेता है, उसके लिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना है, डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 तो रीड करता है और 5 to 3 क्या करता है, ये नए चेन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि स्ट्रैंड इसमें 3 ये है, 5 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर ये रीड कर रहा होता है, इस केस में अगर हम बात करें न्यू चेन का, न्यू चेन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आरएनए प्राइमर आएगा इस तरीके से, आरएनए प्राइमर इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद फिर क्या है, फिर न्यू चेन का फॉर्मेशन होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से न्यू चेन का फॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एक स्ट्रैंड है वो तो बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि अभी सपोज करो सिर्फ इतना सा पार्ट खुला है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, इसके पीछे यहां तक ये एक चेन का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जैसे ही ये दूसरा वाला ओपन होगा, वैसे यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर अटैच करना पड़ेगा, फिर से उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या है, हमें छोटे छोटे पैटर्न्स, गैप मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे मतलब कि सेगमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं बनते, ये टोटली कंटिन्यूअस होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में नहीं बनते। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, और इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस पे बनते हैं, जहां पे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, इस डिसकंटिन्यूअस इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं क्या, इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, तो नाम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, लैगिंग स्ट्रैंड, तो यानी इसमें क्या होगा, एक स्ट्रैंड आपका लीडिंग होता है, दूसरा स्ट्रैंड आपका लैगिंग होता है। ठीक है, तो इसको मैं पीछे वाले आपको उससे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 5 to 3 कंटिन्यूस बन रहा है, लेकिन ये कुछ कुछ छोटे छोटे पैटर्न में बनते हैं, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। बाद में क्या होता है, फिर से डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, इन छोटे छोटे में जो आरएनए प्राइमर से इनको हटा के इनको आपस में जोड़ देता है, और जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से इनको आपस में जोड़ देता है, यही प्रोसेस कंटिन्यू होना स्टार्ट होता है। जैसे कंटिन्यू हो जाएगा तो इससे हमें क्या है, एक पूरे नए चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे क्या है, टोटल हमें 2 चेन का फॉर्मेशन होता है। बस हमने यही लिखा है कि आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, the formation of RNA primer is catalyzed by RNA polymerase. Synthesis of RNA primer is always takes place 5 to 3 डायरेक्शन। RNA प्राइमर का हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन होगा, और जो भी हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए जैसे DATP, ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, डीएनए में एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होता है जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, एक डिसकंटिन्यूअस होता है जो कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट से मिलकर बनते हैं, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और इस फ्रैग मतलब इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और यहाँ पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट से आपस में ज्वाइन होंगे किस एंजाइम से, डीएनए लाइगेज से। तो इस तरीके से न्यू चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होता है। पहला है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, और ये काम क्या करेगा, ये आरएनए प्राइमर को सेपरेट करता है और गैप को फिल कर देता है। ठीक है, उसका डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, डीएनए को रिपेयर करता है, लेकिन जब तब करता है जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एब्सेंट। थर्ड का काम क्या है, ये लार्जर चेन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, द लार्जर चेन आर फॉर्म्ड बाय दिस एंजाइम। लार्जर चेन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ये इसी से बनता है। वही अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होता है। पहला है अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। बीटा डीएनए पॉलीमरेज,
ये डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। गामा क्या होता है? कंसर्न विद द साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है उसको रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए का मतलब, क्योंकि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, या अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसके डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करवाता है। डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज की बात करें, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा, और एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये प्रूफ रीडिंग करवाता है। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है कि एक बार चेक करना कि सारे बेस पेयर सीक्वेंस करेक्ट मैच है कि नहीं, यानी ए के साथ टी जुड़ा है, के साथ जुड़ा हुआ, इसको हम बोलते हैं, इसको चेक करने को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान रखना है कि जो डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, और डीएनए पॉलीमरेज यानी 5 से 3 डायरेक्शन में न्यू चेन का फॉर्मेशन करता है, और 3 to 5 डायरेक्शन में कट करने की कोशिश करता है, यानी गलत हो गया तो बैक साइड जाके वो कट करने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है आपका डीएनए रेप्लिकेशन है। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।